तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा जो टारगेट रहेगा बेटा वो है ट्रांसक्रिप्शन। तो कोशिश करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा वो आपको बताए जाएं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे रेप्लिकेशन की तरह काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती हैं। तो बिना किसी देरी के आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डीएनए रेप्लिकेशन किया था, आई होप आपको वो समझ में आया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करें बेटा, तो जब सेंट्रल डोग्मा के बारे में आपको बताया था, तो सेंट्रल डोग्मा को पढ़ते समय हमने ये बात जानी कि डीएनए से जब डीएनए बनता है उसे रेप्लिकेशन कहा जाता है। उसके बाद डीएनए से जब आरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और आरएनए से जब फाइनली प्रोटीन बनेगा उसे ट्रांसलेशन कहा जाएगा, राइट। तो आज हम समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात करी जाए बेटा, तो ट्रांसक्रिप्शन सिंपली क्या है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। यानी कि डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो इन दोनों में से केवल एक ही स्ट्रैंड क्या करेगा, आरएनए बनाएगा। या सिंपल भाषा में अगर आपको समझाया जाए, डीएनए से आरएनए का बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड जो है वो आरएनए बनाता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए नहीं बनाते हैं। वो कौन सा वाला बनाता है इसको भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले बात करी जाएगी लोकेशन की। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन की बात करें तो ऑब्वियसली डीएनए से जब हमें आरएनए बनाना है तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस के अंदर होगा। यानी कि डीएनए से आरएनए यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है बेटा वो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है तो वहां पे वो साइटोप्लाज्म में ही होगा। उसके अलावा हमने दो ऑर्गेनेल्स के बारे में 11th क्लास में पढ़ा था, जो थे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैं जिनका खुद का डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए से आरएनए बनता है मैट्रिक्स में, और क्लोरोप्लास्ट में बनता है स्ट्रोमा में। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि जो ट्रांसक्रिप्शन है इसका एक्चुअल में लोकेशन क्या है। अब हम चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बेसिक एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो कॉन्सेप्ट जो है वो है फोटोकॉपी कॉन्सेप्ट। बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बेटा ये। तो डीएनए से बेसिकली जब आरएनए बन रहा था तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि डीएनए से आरएनए बन ही क्यों रहा है, क्योंकि डीएनए जो है वो प्रोटीन नहीं बना सकता है। तो डीएनए की मजबूरी है क्या बनाना, आरएनए बनाना। तो डीएनए बेसिकली एक बुक की तरह है। डीएनए किसकी तरह, एक बुक की तरह है। जिस तरीके से बुक के अंदर पेजेस होते हैं वैसे डीएनए के अंदर क्या है, जीन्स। डीएनए के अंदर क्या है, जीन्स। और जीन्स से हमें क्या मिलती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि पेज से हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है, जीन से क्या मिलती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी एक्सप्रेशन आ रहा है, उसकी एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो किसके पास है, डीएनए के पास है, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, विच इज जस्ट लाइक अ बुक हैविंग पेजेस, जहां से हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। क्या मिलती है, नॉलेज। उसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जब डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा था कि डीएनए से डीएनए बनता है, तो वो सारा का सारा डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है। डीएनए रेप्लिकेट करता था छोटे छोटे सेगमेंट्स में, जिनको हमने बोला था रेप्लिकॉन्स। वैसे ही जब डीएनए से आरएनए बनता है तो यहां पे भी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में होती है, जिसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स। जिसे क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स कहा जाता है। तो ये भी आपको बताया जाएगा कि ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स क्या होते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड जो है वो आरएनए बनाता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए नहीं बना सकते हैं। तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, पहले हम उस बात को समझते हैं। तो यहां पे भी मैंने लिखा हुआ है, ये चीज मैंने लिखी है, इसको हम बाद में आपको और थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए क्यों नहीं बनाते हैं। सो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारे पास एक डीएनए है और ये डीएनए के ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो रेगुलर प्रोसेस है उसमें डीएनए सिंपली आरएनए बनाएगा
और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, जो कि रेगुलर प्रोसेस है। लेकिन अगर हम ये अज्यूम करके चले कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए बना ले, तो होगा क्या, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा बेटा, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो प्रोटीन नहीं बना सकता है। इसीलिए ये पहला रीजन है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए नहीं बनाते हैं। अब जो दूसरा कारण या दूसरा लॉजिक हो सकता है कि अगर हम ये मान के चले कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए बनाए, क्या बनाए, आरएनए, यानी कि ऊपर वाला स्ट्रैंड एक अलग आरएनए बनाए, नीचे वाला स्ट्रैंड एक अलग आरएनए बनाए, तो होगा ये कि ये जो दोनों के दोनों आरएनए हैं ये प्रोटीन भी डिफरेंट बना देंगे, ये प्रोटीन भी क्या कर देंगे, डिफरेंट बना देंगे। यानी कि एक ही जीन दो तरह के प्रोटीन बना देगा। तो यानी कि हमने तो यहाँ पे जीन की जो डेफिनेशन है उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ने आरएनए बनाया, वहां पे दो तरह के प्रोटीन्स बन जाएंगे। यानी कि एक जीन जो है वो दो तरह के प्रोटीन्स बना रहा है। यहां पे तो जीन का डेफिनेशन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जीन का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन। तो ये बेसिकली कारण होता है बेटा कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो आरएनए नहीं बनाते हैं। पहला क्या बताया कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन नहीं बना सकता है, और अगर दो आरएनए हमने बना दिए तो दो तरह के प्रोटीन्स बन जाएंगे। वहां पे जीन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, अब हम ट्रांसक्रिप्शन में आगे बढ़ने से पहले कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में। तो अगर हम ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन की डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज की बात करें, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो रेप्लिकेशन बेटा एस फेज में होती है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है, G1 एंड G2 फेज में। रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हिस्सा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में हिस्सा लेता है, जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। उसके अलावा रेप्लिकेशन में कंप्लीट डीएनए टेक पार्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जिस भी जीन को हमें एक्सप्रेस करवाना होता है वही हिस्सा केवल डीएनए का क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। उसके अलावा अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें तो दोनों की लोकेशन सेम है, क्योंकि जो अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बात करें तो दोनों में सेम है। वहां पे यूकैरियोट में न्यूक्लियस आ जाएगा और प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म आ जाएगा। दोनों में टेम्पलेट स्ट्रैंड्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे भी एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, बस अंतर ये है कि रेप्लिकेशन में दो हैं और यहाँ पे एक ही होगा। उसके बाद प्रिंसिपल दोनों का सेम है, बेस पेयरिंग। वहां पे हमने पढ़े थे रेप्लिकॉन्स थे, यहाँ पे रेप्लिकॉन्स की जगह ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होंगे। और डीएनए से जब डीएनए बनता था तो याद करिए, डीएनए पॉलीमरेज जो न्यू स्ट्रैंड बनाता था वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन वाले स्ट्रैंड पे बनाता था। और यहाँ पे भी जब न्यू आरएनए बनेगा तो उस न्यू आरएनए की जो डायरेक्शन होगी, सिंथेसिस की जो डायरेक्शन होगी, वो कौन सी होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो अगर हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बात करें, अगर हम बेटा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बात करें, तो जिस तरीके से डीएनए से डीएनए बनाने के लिए रेप्लिकॉन था, तो यहाँ पे क्या हमारे पास ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बेटा अगर हम बात करें तो इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की अगर हम बात करें बेटा, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है बेटा, सपोज कर लीजिए एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के टोटल 3 सेगमेंट होते हैं। दिस इज द प्रमोटर, ये हमारे पास प्रमोटर है। जहां पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगी इसे टर्मिनेटर कहा जाएगा, इसे टर्मिनेटर कहा जाएगा। और ये वाला वो रीजन है, यानी कि ये वाला वो डीएनए है जो क्या बनाएगा, आरएनए। तो ये वाला जो रीजन होता है इसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहा जाता है बेटा, इसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल जीन। नाउ द पॉइंट इज दैट कि इन दोनों में से, जैसा कि मैंने क्या बताया
कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए नहीं बना सकते हैं। अब इस चीज का हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा वाला स्ट्रैंड आरएनए बनाता है? तो डीएनए से जो आरएनए बनाता है उस स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कौन सी होती है बेटा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बट द पॉइंट इज दैट 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो ऊपर वाला भी है, लेकिन इस चीज का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि ऊपर वाला स्ट्रैंड बनाएगा कि नीचे वाला स्ट्रैंड बनाएगा डीएनए से आरएनए? तो बेटा इस चीज को डिसाइड करता है प्रमोटर। इस चीज को कौन डिसाइड करता है? प्रमोटर। तो जहां पे प्रमोटर लगा होगा, जहां पे प्रमोटर होगा, तो ध्यान से देखिए, जिस जगह पे प्रमोटर लगा है वहां पे 5 प्राइम एंड भी है और वहां पे 3 प्राइम एंड भी है। तो प्रमोटर का जो 3 प्राइम एंड होगा, ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड क्या करेगा? आरएनए बनाएगा। ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड क्या करेगा? आरएनए बनाएगा। यानी कि ये वाला वो स्ट्रैंड होगा डीएनए का जो क्या बनाएगा? आरएनए। जो क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। जो क्या बनाएगा? आरएनए। तो ध्यान से देखिए, यानी कि ये वाला वो स्ट्रैंड है जो प्रमोटर के 3 प्राइम एंड वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला क्या करेगा? डीएनए से आरएनए बनाएगा। तो इस स्ट्रैंड को कहा जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को क्या कहा जाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाएगा। इस स्ट्रैंड को क्या कहा जाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और बेटा यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग डीएनए भी कहा जाता है। रिमेंबर द पॉइंट, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग डीएनए एक ही कॉन्सेप्ट है, ये दोनों एक ही टर्म्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो दूसरा वाला स्ट्रैंड जो प्रोटीन नहीं बनाता है, यानी सॉरी जो आरएनए नहीं बनाता है, तो इसे कहा जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। देखिए क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोडिंग स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग डीएनए। देखिए दोनों में अंतर है, दोनों में क्या है? अंतर। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड आरएनए बनाता है उसे कहा जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कहां से होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग डीएनए कहा जाता है, और जो स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाता है उसे कहा जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग डीएनए कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो एनसीईआरटी लिखती है बाय कन्वेंशन जो प्रमोटर होता है वो कहां पे होता है? 3 प्राइम एंड पे होता है। जहां पे प्रमोटर लगा होगा उसी के 3 प्राइम एंड से क्या स्टार्ट होगी? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। और जो टर्मिनेटर होगा, जो कहां पे होगा? जो टर्मिनेटर होगा, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो जाएगी बेटा? खत्म हो जाएगी। अब यहां पे जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि प्रमोटर जो है जहां पे लगा होगा उसके 3 प्राइम एंड से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। तो टर्मिनेटर का कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पे टर्मिनेटर होगा उसके जो 5 प्राइम वाला एंड होगा वहां पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगी, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगी। अब मैं आपसे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। अगर हम प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन को शिफ्ट कर दें, सपोज करिए अगर मैं इसको टर्मिनेटर बना दूं और इसको प्रमोटर बना दूं, इसको क्या बना दूं? प्रमोटर, तो होगा क्या बेटा? ट्रांसक्रिप्शन जो है वो भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। वो भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि मैंने क्या बताया कि जहां पे प्रमोटर होगा, जहां पे क्या होगा? प्रमोटर होगा, वो वाले उसके जो 3 प्राइम एंड होगा, उसका जो 3 प्राइम एंड होगा वहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। यानी कि अगर मैं प्रमोटर को इधर कर दूं तो ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट होगी। उस समय ये वाला जो स्ट्रैंड है ये बन जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड और नीचे वाला बन जाएगा हमारा कोडिंग स्ट्रैंड। इज दैट क्लियर? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ द पॉइंट इज दैट बच्चों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि जो ये कोडिंग स्ट्रैंड है इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉमन सेंस तो ये कहती है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो वाला स्ट्रैंड डीएनए से आरएनए बनाना चाहिए, लेकिन फिर इसको हम ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो इसके लिए आपको एक अलग से मैं एग्जांपल ले लेता हूं, तो ध्यान से देखिए।
सो मान लीजिए हमारे पास एक डीएनए है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये एज्यूम करके चलिए कि यहाँ पे लगा है प्रमोटर, यहाँ पे लगा है टर्मिनेटर। तो ऑब्वियसली अब क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर लगा है तो यहाँ पे हमारा जो टेम्पलेट स्टैंड होगा ये ऊपर वाला होगा, ये वाला टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा कोडिंग स्टैंड। ये वाला क्या हो जाएगा? कोडिंग स्टैंड। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो ये हमने डीएनए लिख लिया। ये हमने क्या लिख लिया? डीएनए। अब डीएनए का कौन सा वाला स्टैंड आरएनए बनाएगा? ये वाला जो प्रमोटर के 3 प्राइम, तो ये वाला टेम्पलेट स्टैंड है। ये वाला कौन सा है? टेम्पलेट स्टैंड। तो अब आप देखिए जब डीएनए से आरएनए बनेगा, जब डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, तो ये ऊपर वाला स्टैंड आरएनए बनाएगा। तो हम देखते हैं कि इसका आरएनए क्या बनेगा? टी के साथ ए जुड़ेगा, टी के साथ ए जुड़ेगा, सी के साथ जी जुड़ेगा, सी के साथ जी, जी के साथ सी, जी के साथ सी के साथ जी और टी के साथ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ए आएगा बेटा, टी के साथ ए आएगा। अब ये बनाया हमने आरएनए। क्या बनाया है ये हमने बनाया आरएनए। ये डीएनए का कौन सा स्टैंड था? टेम्पलेट। और ये डीएनए का कौन सा स्टैंड था? कोडिंग। अब आपको मैं ये बात समझा रहा हूं कि डीएनए का जो टेम्पलेट के ऑपोजिट स्टैंड होता है उसे कोडिंग स्टैंड क्यों कहा जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो न्यू आरएनए बना है, ये जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए है, ये जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए है, इसका और इसका जो सीक्वेंस है बिल्कुल एक जैसा नहीं है। ध्यान से देखिए, जैसा ये आरएनए है वैसा ही ये डीएनए का दूसरा स्टैंड है। यानी कि ये जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए होता है, इट कोड्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसलिए इसे कहा जाता है कोडिंग स्टैंड। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोडिंग स्टैंड, क्योंकि ये वाला जो स्टैंड है ये बिल्कुल किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है? जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए होता है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए, तो ये हमने एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाया है, दिस इज प्रमोटर एंड दिस इज टर्मिनेटर। तो ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड आ गया, ये कोडिंग स्टैंड आ गया। हाँ, प्रमोटर के जो पीछे का रीजन होता है, प्रमोटर के जो पीछे का रीजन होगा इसे अपस्ट्रीम कहा जाता है, और प्रमोटर के जो आगे का रीजन होता है इसे डाउनस्ट्रीम कहा जाता है। तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि जो 3 प्राइम के ऊपर के वाला रीजन हो, और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है? जो 3 प्राइम के आगे का रीजन हो। इज दैट क्लियर? तो प्रमोटर क्या बेटा? जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, जहां से ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी? स्टार्ट होगी। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो टर्मिनेटर क्या होगा? जहां पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगी। और स्ट्रक्चरल जीन क्या है? विच कोड्स फॉर आरएनए। अब इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। तो हमने क्या बताया आपको कि जो कोडिंग स्टैंड है इट इज सिमिलर टू न्यूली फॉर्म एमआरएनए, की जो कोडिंग स्टैंड है वो बिल्कुल किसकी तरह कोड करता है? जो न्यू आरएनए बनता है। ये जस्ट अभी बताया आपको। कोडिंग स्टैंड को सेंसर स्टैंड भी कहा जाता है, और टेम्पलेट स्टैंड को एंटी सेंस स्टैंड भी कहा जाता है। जो टेम्पलेट स्टैंड था यही आरएनए बनाता है, और न्यू आरएनए बनने की जो डायरेक्शन होती है वो क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड इट इज सिमिलर टू द कोडिंग स्टैंड। इट इज सिमिलर टू द कोडिंग स्टैंड। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं आपको, इसमें बताना भूल गया कि जब ये न्यू आरएनए बनता है तो न्यू आरएनए की जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसलिए देखिए ये दोनों की पोलैरिटी भी सेम हो गई, इसीलिए भी इस स्टैंड को क्या कहा जाता है? कोडिंग स्टैंड कहा जाता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखी है बेटा, कि अगर प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन को हम शिफ्ट कर दें, क्या कर दें? शिफ्ट कर दें, तो ट्रांसक्रिप्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब बात करेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन के मेन एंजाइम की। मैं सेल चेंज कर लेता हूं एक मिनट।
जी, तो देखिए जरा, तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन का जो हमारा मेन एंजाइम है वो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। जिस तरीके से रेप्लिकेशन का जो मेन एंजाइम था वो था डीएनए पॉलीमरेज, और रेप्लिकेशन को हमने बोला था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज प्रोसेस। उसी तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन है ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, डीएनए की है, और डीएनए से जब हम आरएनए बनाएंगे तो वहां पे जो एंजाइम चाहिए हमें वो कौन सा चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। अब रेप्लिकेशन में आपने देखा था कि ढेरों एंजाइम थे जो कॉइलिंग को तोड़ते थे, उसके बाद जो स्टेबिलिटी देते थे, उसके बाद जो सुपर कॉइलिंग को तोड़ते थे, उसके बाद कुछ प्राइमर्स ऐड होते थे। तो यहां पे ऐसा कोई भी झमेला झंझट बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे सारा का सारा काम जो मिलके कौन करने वाला है, आरएनए पॉलीमरेज खुद करेगा। ये सारी जिम्मेदारी वो खुद ही लेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज की अगर बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ये क्या करता है, डीएनए से आरएनए बनाने का काम करता है, और जो इसकी डायरेक्शन है सिंथेसिस की वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, अभी बताया जाएगा आपको। आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ ओपन डीएनए, यानी कि यहां पे हमें हेलिकेज की आवश्यकता नहीं है, हमें यहां पे किसी भी प्राइमर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहां पे किसी भी तरह का ओकाजाकी फ्रेगमेंट नहीं बनेगा जो डीएनए रेप्लिकेशन में बना था। उसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज इज अ कोर एंजाइम, मतलब इट कंटेन मल्टी सब यूनिट एंजाइम्स। इसका मतलब यह है क्योंकि जो पॉलीमरेज है वो ओपनिंग का, आरएनए बनाने का, डीएनए को जोड़ने का सारा काम कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज ही करता है, इसलिए इसे मल्टी सब यूनिट एंजाइम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन के मेन प्रोसेस की। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है इसमें 3 बेसिक स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं बेटा, 3 बेसिक स्टेप्स इसमें आएंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप होगा इनिशिएशन, उसके बाद होगा एलोंगेशन, और फाइनली कौन सा होगा, टर्मिनेशन। तो तीनों स्टेप्स को हम बारी बारी से यहां पे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला स्टेप है बेटा हमारे पास वो है इनिशिएशन। तो देखिए होगा क्या, ये हमारा प्रमोटर है और ये क्या हमारा टर्मिनेटर। अब बेटा एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन का डायग्राम बनाएं तो आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि आपका जो ये डीएनए का सीक्वेंस है बिल्कुल एक ही अलाइनमेंट में है, इसको आगे पीछे नहीं करना है, अदरवाइज आपको खुद को समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए तो बात करते हैं सबसे पहला स्टेप, दैट इज इनिशिएशन। तो देखिए इनिशिएशन में क्या होगा कि प्रोमोटर्स के पास जुड़ेगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर के पास कौन जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि बेटा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो मेन एंजाइम है वो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। बस आरएनए पॉलीमरेज की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये डीएनए पॉलीमरेज की तरह इतने नखरेबाज नहीं है। बस इसकी छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर और टर्मिनेटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। बस इतना सा काम हमें करवाना है कि पॉलीमरेज को प्रमोटर और टर्मिनेटर को क्या करवाना है, रिकॉग्नाइज करवाना है। बस यही काम वो नहीं कर सकता है, रिकॉग्निशन का। सो फॉर दैट पर्पस इनिशिएशन स्टेप में सबसे पहले यहां पे एक फैक्टर आएगा जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। जिसका नाम क्या है, सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, सबसे पहले जुड़ेगा किसके साथ, प्रमोटर के साथ। जैसे ही सिग्मा फैक्टर प्रमोटर के साथ जुड़ेगा तो साथ ही साथ कौन जुड़ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। साथ ही साथ कौन जुड़ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। सिग्मा फैक्टर का अगर आपको कोई फंक्शन पूछे तो सिग्मा फैक्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सिग्मा फैक्टर हेल्प्स आरएनए पॉलीमरेज टू रिकॉग्नाइज द प्रमोटर रीजन। ये प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा। रिकॉग्नाइज करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर जाके जुड़ जाएंगे कहां पे, प्रमोटर रीजन पे। ये कहां पे जुड़ गए, ये प्रमोटर रीजन में आके जुड़ जाएंगे। जैसे ही ये प्रमोटर रीजन में आके जुड़ेगा तो आरएनए पॉलीमरेज क्या कर देगा, डीएनए को ओपन कर देगा। डीएनए को क्या कर देगा, ओपन। जैसे ही डीएनए ओपन हो गया तो यहां पे एक छोटा सा बबल बनेगा जिसे कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शनल बबल। क्या कहा जाएगा इसे, ट्रांसक्रिप्शनल बबल कहा जाएगा। और हमारा जो इनिशिएशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अब जो ये पॉलीमरेज है ये डीएनए से आरएनए बनाना शुरू कर देगा। जैसे ही इनिशिएशन स्टेप कंप्लीट हो जाएगा सिग्मा फैक्टर यहां से रिलीज हो जाएगा।
सिग्मा फैक्टर का यही काम था, वो अपना काम करके अपने रास्ते निकल जाएगा। अब सारी जिम्मेदारी किसकी है? आरएनए पॉलीमरेज की है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इस डीएनए को आगे की तरफ तोड़ता जाएगा, इसको ब्रेक करता जाएगा, यानी कि हेलिक्स को ओपन करता जाएगा। और डीएनए का ये देखिए, क्योंकि डीएनए का यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड कौन सा, ये वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ये वाले स्टैंड से वो क्या बना रहा है? आरएनए बना रहा है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा तो डीएनए से आरएनए बनता जाएगा, पॉलीमरेज आगे मूव करता जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनल बबल भी आगे मूव करता जाएगा। यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि डायग्राम का सीक्वेंस बिल्कुल खराब नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन बबल यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे पहुंचा, पॉलीमरेज भी आगे पहुंच गया और डीएनए के 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड से क्या बन रहा है? आरएनए। अब ये आरएनए क्या कर रहा है? इलोंगेट कर रहा है। बेटा ये कब तक इलोंगेट करता रहेगा? जब तक पॉलीमरेज कहां नहीं पहुंचेगा? टर्मिनेटर के पास नहीं पहुंचेगा। जब तक ये पॉलीमरेज कहां नहीं पहुंचेगा? टर्मिनेटर के पास नहीं पहुंचेगा। अगेन पॉलीमरेज की क्या प्रॉब्लम है कि वो टर्मिनेटर को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, वो टर्मिनेटर को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन करते हुए टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा? ये देखिए कहां पहुंचेगा? टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा। तो यहां पे कौन आ जाएगा? रो फैक्टर। प्रमोटर के पास कौन आया था? सिग्मा फैक्टर। वैसे टर्मिनेशन के पास कौन आएगा? रो फैक्टर। ये रो फैक्टर इस चीज में हेल्प करेगा, आरएनए को इस चीज में आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि भैया अब कौन आ गया है? अब टर्मिनेशन आ गई है, यानी कि अब आपको इस आरएनए को क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा। तो जैसे ही रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है तो सबसे पहले ये आरएनए यहां पे रिलीज होगा। सबसे पहले क्या होगा? ये आरएनए यहां पे रिलीज होगा जिसकी पोलैरिटी क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। उसके बाद जो ये पॉलीमरेज है ये डीएनए को क्या कर देगा? क्लोज। डीएनए को क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। क्लोज करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज भी रिलीज हो जाएगा और रो फैक्टर भी क्या हो जाएगा? रिलीज। रो फैक्टर भी क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा कि प्रमोटर के साथ जुड़ेगा सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर पॉलीमरेज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि प्रमोटर कहां पे है। जैसे ही वो वहां पे जुड़ेगा जैसे ही सिग्मा फैक्टर प्रमोटर के साथ जुड़ेगा तो वहां पे बेटा पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा। कौन बाइंड कर जाएगा? पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा। और जो पॉलीमरेज है वो डीएनए को क्या कर देगा? ओपन, जैसे ट्रांसक्रिप्शन बबल कहा जाएगा। अब सिग्मा फैक्टर यहां से रिलीज हो जाएगा और पॉलीमरेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। इस स्टेप को इलोंगेशन कहा जाएगा। ये कब तक होता रहेगा? जब तक टर्मिनेटर नहीं आएगा। जैसे ही टर्मिनेटर आएगा तो वहां पे रो फैक्टर पॉलीमरेज को हेल्प करेगा टर्मिनेटर को आइडेंटिफाई करने में। और जैसे ही यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा, सबसे पहले आरएनए रिलीज होगा। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को क्लोज कर देगा और उसके बाद पॉलीमरेज और रो फैक्टर भी क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। अब बेटा ये जो हमने आपको ट्रांसक्रिप्शन बताई है, यहां तक का जो प्रोसेस है इट इज कॉमन फॉर बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। देखिए अभी तक जो हमने आपको ट्रांसक्रिप्शन बताया है इट इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में यहां तक का जो प्रोसेस है बिल्कुल एक जैसा होता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें, किसकी बात करें बेटा? अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। अगर हम तो देखिए प्रोकैरियोट्स में क्या होता है। सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। ये क्या है? ये बैक्टीरियल सेल है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, जैसे ही डीएनए से आरएनए बनना शुरू होता है, जैसे डीएनए से क्या बनना शुरू होता है बेटा? जैसे ही डीएनए से आरएनए बनना शुरू होता है तो इमीडिएटली इसके ऊपर क्या जुड़ना शुरू हो जाते हैं? राइबोसोम्स। इसके ऊपर क्या जुड़ना शुरू हो जाते हैं? राइबोसोम्स। और ये इमीडिएटली क्या बनाना शुरू कर देते हैं? ये इमीडिएटली प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि प्रोकैरियोट्स में जब डीएनए से आरएनए बनता है, सो दिस आरएनए
डू नॉट रिक्वायर्स एनी मॉडिफिकेशन, इसको किसी भी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, इसको किसी भी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या बनाना शुरू कर देगा, प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। यानी कि अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो यहां पे जो डीएनए से आरएनए यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, और जो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है और ट्रांसलेशन, ये दोनों के दोनों कहां हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों कहां हो रहे हैं बेटा, साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, और ये एक के बाद एक हो रहा है। जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता जा रहा है उसके साथ साथ ही क्या होता जा रहा है, ट्रांसलेशन। तो एनसीईआरटी कहती है इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशंस आर कपल्ड, ये दोनों क्या बेटा, यहां पे कपल्ड हैं। इसीलिए प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स में आरएनए को मॉडिफाई करने की आवश्यकता हमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पे इमीडिएटली क्या बनना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपसे ये सवाल किया जाए एग्जाम में कि एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स, तो आपको यहां तक बताना है। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल में जो अभी तक बेसिक प्रोसेस आपको बताया वो सेम ही होता है, लेकिन वहां पे जो आरएनए बनता है वो आरएनए इमीडिएटली प्रोटीन नहीं बना सकता है, हमें उस आरएनए को क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। अब वो आरएनए कैसे मॉडिफाई होता है और क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर था यहीं पे खत्म होता है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी बेटा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बेटा लोगों में शेयर करना है और इसको अप्रिशिएट भी करना है। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।